हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं नीरज कुमार कैथल और आप देख रहे हैं फॉर नर्सेस प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे लिम्फोमा डिजीज कंडीशन की। लेट्स बिगिन आवर टुडेज वीडियो। लिम्फोमा को हम हॉटकिंस डिजीज के नाम से भी जानते हैं। लेट्स सी इंट्रोडक्शन। Neoplastic disorder or malignant tumor of lymphatic tissues like lymph nodes and lymphocytes known as lymphoma। यदि lymph nodes, lymphocytes के अंदर नियोप्लास्टिक ग्रोथ हो जाए, malignant ट्यूमर बन जाए, तो ऐसी डिजीज कंडीशन को हम लिम्फोमा कहेंगे। Lymphoma is a neoplastic disorder or malignant tumor of lymphatic tissues. Lymphoma can be classified in two types based on cell type and node involvement. The types may be non-Hodgkin's lymphoma and second one is Hodgkin's lymphoma. लिम्फोमा डिजीज मोस्ट कॉमनली 20 से 40 वर्ष की उम्र के दौरान पाया जाता है और गर्ल्स की तुलना में बॉयज में ये ज़्यादा पाया जाता है। अप्रॉक्सीमेटली 5 गुना गर्ल्स से बॉयज में ये डिजीज देखने को मिलता है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए अब बात करते हैं हॉटकिंस लिम्फोमा और नॉन हॉटकिंस लिम्फोमा की। सबसे पहले नॉन हॉटकिंस लिम्फोमा। इट इज अ मैलिग्नेंट ट्यूमर ऑफ बी और टी लिम्फोसाइट्स। हमारे शरीर में पाई जाने वाली बी लिम्फोसाइट या फिर टी लिम्फोसाइट्स के अंदर मैलिग्नेंट ट्यूमर की उपस्थिति को हम नॉन हॉटकिंस लिम्फोमा कह सकते हैं। More frequently involves multiple peripheral nodes। Non-Hodgkin's lymphoma में एक से ज़्यादा lymph nodes का इन्वॉल्वमेंट होगा, एक से ज़्यादा lymph node प्रभावित होंगी। यहाँ पर 2 मिनट डिस्कस करते हैं what is the difference between malignant tumor and benign tumor। सबसे पहले बात करेंगे benign tumors की। benign tumors एक ऐसे ट्यूमर्स होते हैं जो कि एनकैप्सुलेटेड होते हैं, किसी बाहरी आवरण के द्वारा घिरे रहते हैं और ये बॉडी में दूसरे स्थान पर मेटास्टेसिस नहीं करते। और मेटास्टेसिस ऐसे मैलिग्नेंट ट्यूमर्स ऐसे ट्यूमर्स होते हैं जो कि किसी आवरण के द्वारा कवर्ड नहीं रहते और बॉडी में एक स्थान से दूसरे स्थान पर माइग्रेट करते हैं। सो मैलिग्नेंट ट्यूमर्स ज़्यादा खतरनाक माने जाते हैं। अब बात करते हैं हॉटकिंस लिम्फोमा की। लोकलाइज्ड टू अ सिंगल ग्रुप ऑफ नोड, एग्जाम्पल सर्वाइकल नोड और एक्सिलरी नोड। हॉटकिंस लिम्फोमा के अंदर किसी एक स्थान पर या लोकलाइज्ड सिंगल नोड का इन्वॉल्वमेंट या अफेक्शन होता है। यहां पर एक नोड इन्वॉल्वमेंट हो रही है, एग्जाम्पल के लिए सर्वाइकल नोड हो या एक्सिलरी नोड हो, यहां पर एक से ज्यादा नोड्स प्रभावित हो रही हैं। हॉटकिंस लिम्फोमा कॉजेस पेनलेस एनलार्जमेंट ऑफ लिम्फ नोड्स। हॉटकिंस लिम्फोमा में जो लिम्फ नोड इन्वॉल्व हुई है उसके अंदर एनलार्जमेंट हो जाता है, वो बड़ी हो जाती है और इनमें किसी भी प्रकार का पेन नहीं होता, पेनलेस होती है। अब बात करते हैं कॉज की। फर्स्ट कॉज है एप्स्टीन बार वायरस इंफेक्शन। हॉटकिंस डिजीज या लिम्फोमा डिजीज से ग्रसित पेशेंट्स में अप्रॉक्सीमेटली 50% मरीजों में एप्स्टीन बार वायरस पाया गया है। तो हम कह सकते हैं कि एप्स्टीन बार वायरस का इन्फेक्शन लिम्फोमा का एक इंपॉर्टेंट कॉज है। उसके अलावा इम्यूनोसप्रेशन ड्यू टू इलनेस एंड ड्रग ट्रीटमेंट। जिन पर्सन्स की इम्यूनिटी कमजोर होती है या फिर लंबे समय से
बीमार हैं या फिर ड्रग्स के कारण उनमें इम्यूनोसप्रेशन कंडीशन डेवलप हो गई है, तो उनके अंदर भी हॉटकिंस डिजीज या लिम्फोमा कंडीशन हो सकती है। ड्रग एब्यूजर्स एंड यूज ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ कीमोथेरेपी, ऐसे पर्सन्स जो कि ड्रग एब्यूजर्स हैं या फिर उनमें कॉम्बिनेशन कीमोथेरेपी चल रही है, उनमें भी ये डिजीज हो सकता है। टेक स्क्रीनशॉट फॉर योर रिवीजन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द स्टेजिंग ऑफ लिम्फोमा। इट इज बेस्ड ऑन एक्सटेंशन एंड सीवियरिटी। ये स्टेजिंग जो हम पढ़ेंगे वो लिम्फोमा शरीर में कितना फैला है और कितना सीवियरली बॉडी को अफेक्ट कर रहा है, इसके बेसिस पर होगा। स्टेजेस में हम लिम्फोमा को 4 स्टेज में टोटल क्लासिफाई कर सकते हैं। फर्स्ट स्टेज में हम पर्सन को तब मानेंगे व्हेन इन्वॉल्वमेंट ऑफ सिंगल लिम्फ नोड, जब पर्सन के शरीर की एक लिम्फ नोड इस डिजीज से प्रभावित हो तो हम कहेंगे कि पर्सन स्टेज 1 में है। स्टेज 2 के अंदर इन्वॉल्वमेंट ऑफ 2 और मोर लिम्फ नोड्स ऑन सेम साइड ऑफ डायफ्राम। स्टेज 2 में हम पेशेंट को तब मानेंगे जब उसके शरीर की 2 या 2 से अधिक लिम्फ नोड्स इस डिजीज से प्रभावित हो जाएं और वो दोनों लिम्फ नोड्स या 2 से अधिक सारी लिम्फ नोड्स आपके डायफ्राम के एक ही तरफ हों, डायफ्राम के या तो अप साइड हो या फिर डाउन साइड हो। नेक्स्ट आता है स्टेज 3, इन्वॉल्वमेंट ऑफ 2 और मोर लिम्फ नोड्स ऑन बोथ साइड ऑफ डायफ्राम। स्टेज 3 के अंदर पेशेंट तब माना जाएगा जब उसके शरीर की 2 या 2 से अधिक लिम्फ नोड्स इस डिजीज से प्रभावित हो जाएं और वो लिम्फ नोड्स डायफ्राम के दोनों तरफ हों, अप साइड भी हों, डाउन साइड भी हों। स्टेज 4 के अंदर पेशेंट को हम तब मानेंगे व्हेन दिस डिजीज इन्वॉल्व होल बॉडी, जब ये डिजीज, ये रोग पर्सन के शरीर के सभी हिस्सों में पाए जाने लगे, तब हम कहेंगे द पर्सन इज इन स्टेज 4। एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। स्टेज 1 के अंदर सिंगल लिम्फ नोड इन्वॉल्व होगी, स्टेज 2 के अंदर 2 या 2 से अधिक लिम्फ नोड प्रभावित होंगी, लेकिन ये लिम्फ नोड्स डायफ्राम के एक ही तरफ होंगी। स्टेज 3 के अंदर 2 या 2 से अधिक लिम्फ नोड्स इन्वॉल्व होंगी और ये लिम्फ नोड्स डायफ्राम के दोनों तरफ होंगी। और स्टेज 4 के अंदर व्हेन दिस डिजीज इन्वॉल्व होल बॉडी नोड्स, देन इट विल कम्स इन दिस स्टेज। अब बात करते हैं साइन एंड सिम्टम्स की। फर्स्ट, इन अर्ली स्टेज पेशेंट हैव नो सिम्टम्स other than paleness, lump, swelling or enlarged lymph node gland in armpit or neck. It is a first symptom of Hodgkin's disease. जब इस डिजीज की शुरुआत होती है तो अर्ली स्टेज के अंदर पेशेंट में किसी भी प्रकार का सिम्टम देखने को नहीं मिलेगा, केवल उसकी जो लिम्फ नोड्स हैं उसके अंदर लंप फॉर्मेशन यानी सूजन आ जाएगी, गांठ जैसा महसूस होगा और ये लंप भी, गांठ भी पेनलेस होगी। इसके अलावा आर्मपिट और नेक की नोड्स में ये इन्वॉल्वमेंट पाया जाएगा और इसे हम फर्स्ट सिम्टम ऑफ हॉटकिंस डिजीज कहेंगे। नेक्स्ट आता है सर्वाइकल एरिया इन्वॉल्व्स फर्स्ट, एक्सिलरी सेकंड एंड ग्रोइंग लेटर। हमारा जो सर्वाइकल एरिया है सबसे पहले वहां पर इफेक्ट आएगा, उसके बाद एक्सिलरी एरिया अफेक्ट होगा और फिर ग्रोइंग वाला रीजन अफेक्ट होगा। नाइट स्वेट्स एंड फीवर, पर्सन में नाइट स्वेट्स और फीवर देखने को मिलेगा। जॉन्डिस हो सकता है ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ बाइल डक्ट, बाइल डक्ट में अवरोध, रुकावट आने के कारण पर्सन को जॉन्डिस हो सकता है। रीनल फेलियर हो सकता है ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ यूरेटर, यूरेटर्स के अंदर
ऑब्स्ट्रक्शन आने के कारण रीनल फेलियर हो सकता है, एनीमिया हो सकता है बिकॉज आरबीसी लाइफ स्पैन शॉर्टन, आरबीसी का जीवन काल कम होने के कारण पर्सन में एनीमिया कंडीशन हो सकती है। अडल्ट में नॉर्मल आरबीसी का लाइफ स्पैन 120 डेज का माना जाता है। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो सकता है, यानी प्लेटलेट काउंट रिड्यूस हो सकती है। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए अब बात कर लेते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट साइन एंड सिम्टम्स की। हॉडकिंस लिम्फोमा वाले पेशेंट में ट्रेकियल ऑब्स्ट्रक्शंस के कारण स्ट्राइडर डेवलप हो सकता है, प्लूरल इफ्यूजन हो सकता है, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग यानी डिस्पनिया भी हो सकता है। यदि पर्सन में डिजीज बोन को इन्वॉल्व कर चुका है, बोन इससे अफेक्ट हो चुकी है, तो पर्सन में बोन पेन भी हो सकता है। पर्सन में पैराप्लेजिया और न्यूरालजिया तक हो सकता है। पैराप्लेजिया का मतलब होता है लोअर लिम्स का पैरालाइसिस। इसका कारण है ड्यू टू कंप्रेशन ऑफ नर्व। यदि पर्सन की जो लिम्फ नोड्स हैं उनका साइज जैसे जैसे बढ़ रहा है, इसकी वजह से उसके पास मौजूद जो नोड है वो जो नर्व है अगर वो दब गई, नोड्स के एनलार्जमेंट के कारण यदि वहां मौजूद नर्व दब गई, कंप्रेस हो गई, तो इसकी वजह से पर्सन को पैराप्लेजिया या लोअर लिम्ब पैरालाइसिस तक हो सकता है। पर्सन के फेस पर एडिमा और साइनोसिस हो सकता है ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ ड्रेनेज। प्रॉपर ड्रेनेज ना होने के कारण पर्सन के चेहरे पर सूजन आ सकती है, उसके फेस पर ब्लूइश डिस्कलरेशन हो सकता है यानी साइनोसिस हो सकता है। अब बात करते हैं डायग्नोसिस की। इस डिजीज को कैसे पहचाना जाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है इस वीडियो का। प्रेजेंस ऑफ रीड स्टर्नबर्ग सेल्स इन लिम्फ नोड्स इज अ हॉलमार्क साइन ऑफ दिस डिजीज। यदि हमें कंफर्म करना है कि पर्सन में हॉडकिंस डिजीज है या नहीं, हॉडकिंस लिम्फोमा है या नहीं, तो हम लिम्फ नोड में रीड स्टर्नबर्ग सेल्स की मौजूदगी को चेक करवाएंगे। यदि ये सेल्स मौजूद हैं तो यस, उसके अंदर ये डिजीज प्रेजेंट है, और ये सेल्स मौजूद नहीं है तो आप कह सकते हैं पर्सन इज नॉट हैविंग लिम्फोमा और हॉडकिंस लिम्फोमा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अक्सर यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है कि रीड स्टर्नबर्ग सेल्स की मौजूदगी किस डिजीज को बताती है, या फिर ऐसे पूछ लिया जाता है कि हॉडकिंस डिजीज में कौन सी सेल्स पाई जाती हैं। तो दोनों ही सूरत में आपको यही आंसर देना है। आइए जान लेते हैं रीड स्टर्नबर्ग सेल्स के बारे में। इट इज अ गेंट मैलिग्नेंट मल्टी न्यूक्लिएटेड बी लिम्फोसाइट सेल्स। ये आकार में बड़ी मैलिग्नेंट मल्टी न्यूक्लिएटेड बी लिम्फोसाइट सेल्स होती हैं। आप चाहें तो आपके रिवीजन हेतु इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब बात करते हैं मैनेजमेंट की। फॉर अर्लियर स्टेजेस लाइक स्टेज 1 and 2 विदाउट मीडियास्टाइनल नोड इन्वॉल्वमेंट, द चॉइस ऑफ ट्रीटमेंट इज एक्सटेंसिव एक्सटर्नल रेडिएशन ऑफ इन्वॉल्व्ड लिम्फ नोड रीजन। यदि पर्सन अर्ली स्टेज के अंदर है, स्टेज 1 और स्टेज 2 के अंदर है, और उसका मीडियास्टाइनल नोड इन्वॉल्व नहीं हुआ है, तो उस समय चॉइस ऑफ ट्रीटमेंट एक्सटर्नल रेडिएशन को माना जाता है। जो पर्टिकुलर नोड इन्वॉल्व हुआ है उस पर हम रेडिएशन गिराकर इसे ट्रीट करते हैं, रेडिएशन थेरेपी दी जाती है। फॉर एडवांस स्टेजेस एंड एक्सटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन बोथ रेडिएशन एंड मल्टी एजेंट कीमोथेरेपी यूज्ड। यदि पर्सन एडवांस स्टेज में आ गया है, काफी ज्यादा इन्वॉल्वमेंट हो गया है, स्टेज 2 से आगे बढ़ गया है, तो इस केस में हम रेडिएशन थेरेपी के साथ साथ मल्टी एजेंट कीमोथेरेपी भी पेशेंट के इलाज हेतु उपयोग करते हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस कंप्लीट वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करें। इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए फॉर नर्सेस प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। ऑल द बेस्ट।